साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, यूपी होमगार्ड 50,000 भर्ती 2025, जिसका ओटीआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1 दिसंबर से पहले फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट बनवा लो, जो जो डॉक्यूमेंट बताएं। और केवल एक पेपर होगा, जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, और उसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर। जैसा यूपी कांस्टेबल का सिलेबस है वैसा ही। कैसा पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन कैसे होंगे, आप ही के कहने पर फिर से क्लास लेकर तैयार हूं। तो क्या आज तुम ये कसम उठाते हो कि भैया पूरी की पूरी क्लास लेकर जाएंगे? मेरे सर की कसम खाओगे, तुम्हारा बड़ा भाई जैसा भी हूं। अगर मानते होगे और गुरु तो हुई हूं कि हाँ भैया, आज हम कसम खाते, आपके सर की कसम उठाते, 100 के 100 क्वेश्चन करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मनामा एशिया युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? अभी साथी एशिया युवा खेल हुए, एशियन यूथ गेम्स कह सकते हैं इनको, एशियाई यूथ गेम्स। ठीक है भैया, एशिया यूथ गेम्स इनको कह सकते हैं। इसका तीसरा संस्करण था। यह कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण। तीसरी बार ये हुए, और तीसरी बार हुए कहां पर? यह बहरीन नामक एक देश है, बहरीन। बहरीन की राजधानी मनामा में। कहां पर हुए? बहरीन की राजधानी मनामा। यह पहली बार कब हुए थे? 2009 में। कहां पर? सिंगापुर में। कहां पर हुए थे? सिंगापुर में। पहला जो फर्स्ट एडिशन था 2009 में सिंगापुर में। यह तीसरा है मनामा, बहरीन, एशिया यूथ गेम्स। इनको एशियन यूथ गेम्स भी कह सकते हैं। इसमें जो भारत का दल है उसने कुल मिला के 48 मेडल जीते। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये सारे के सारे मिलाकर कितने जीते? कहोगे सर 48 जीते। 13, 18 और 17। 13, 18 और कितने हो गए साथी? 17। 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 साथी ब्रॉन्ज। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, भारतीय दल ने कितने गोल्ड मेडल जीते? 13। कितने सिल्वर? 18। कितने ब्रॉन्ज? 17। ये कहां पर हुआ? बहरीन की राजधानी मनामा। कौन से नंबर का था? तीसरे नंबर का। भारतीय दल ने कुल कितने जीते? 48। एशियन यूथ गेम्स। एक क्वेश्चन ये भी आता है, पहला एशियन गेम्स कहां पर हुए थे? प्रथम एशियन गेम्स कहां पर हुए थे? जिनको साथी प्रथम एशियाड भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन अक्सर ये भी पूछ लेता है कि पहले एशियन गेम्स कहां पर हुए थे। तो अच्छे से याद रखिएगा, 1951 में नई दिल्ली में। पहले एशियन गेम्स कहां पर हुए थे? 1951 नई दिल्ली। ये यूथ गेम्स से। पहले का उत्तर भी आपका बिल्कुल सटीक है। प्रश्न संख्या 2, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था, यह आपको बताना है। अब सभी जानते 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद एक नया कानून आया जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसमें जो अंग्रेजों की महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। उसको क्या घोषित कर दिया गया? भारत की साम्राज्ञी। और भारत का जो शासन था वो सीधे किसके हाथों में आ गया? वो साथी क्राउन के हाथों में आ गया। और जो गवर्नर जनरल था, इसके पद को वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय। कैनिंग अच्छे से याद रखिएगा, यह प्रथम वायसराय भी बना, यह प्रथम वायसराय भी बना, और यह अंतिम गवर्नर जनरल भी था। अंतिम गवर्नर जनरल भी था। यह वही कैनिंग है जिसने साथी भारत में कुछ कुछ बजट की व्यवस्था जो थी पहली बार, इसी प्रकार इसने पहली बार जो पोर्टफोलियो व्यवस्था होती है, जिसे हम लोग वर्तमान में कैबिनेट व्यवस्था कहते हैं, वो भी। इसी प्रकार कलकत्ता, बंबई और मद्रास, कलकत्ता,
मुंबई और मद्रास, यहां पर 3 जगह विश्वविद्यालय खोले गए, विश्वविद्यालय खोले गए। इसी के समय पर 1857 की क्रांति हुई थी। तो दूसरे का बिल्कुल सही उत्तर क्या जाता है? ये आपका बिल्कुल सही था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा है आपसे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? मोर, सारस, तोता या कोयल? ध्यान दीजिएगा सबके सब। आपसे उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन पूछेगा। उत्तर प्रदेश राज्य दिवस भी पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य दिवस ये पूछ सकता है 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? उत्तर प्रदेश का क्या नामकरण हुआ था? और ये कब की बात है? ये याद रखिएगा। ये साथी 1 अप्रैल 1937 का पूछ लिया। आपसे राजकीय वृक्ष भी पूछ सकता है, राजकीय पशु भी पूछ सकता है, राजकीय पुष्प या राजकीय फ्लावर, जिसको हम लोग राजकीय फूल भी कहते हैं, वो भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर देना है सबको। उत्तर प्रदेश राज्य दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को जो साथी यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम था, संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश कहा गया। तो जो उत्तर प्रदेश का नामकरण है वो कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। इसलिए 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य दिवस। 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो था संयुक्त प्रांत, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था अंग्रेजी में। तब भी शॉर्ट में यूपी ही कहा जाता था। वृक्ष हो जाता है अशोक का पेड़, पशु हो जाता है बारहसिंघा, जिसको स्वयं डियर कह देते, और पुष्प हो जाता है पलाश। जबकि पूछा क्या राजकीय पक्षी? सारस क्रेन करके जो है साथी, या जिसको सारस कह सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तीसरे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? जो साथी एक्सरे किरणें होती है, जिनको एक्सरेज भी कहा जाता है, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? सबके सब उत्तर बता के चलिए। इसीलिए 1901 में जो भौतिकी का पहला नोबेल था, आपसे पूछेगा भाई नोबेल प्राइज कब शुरू किए गए, तो आप कहोगे सर जो नोबेल प्राइज है वो 1901 में पहली बार दिए गए। अभी तक शुरुआत में सबसे पहली बार की बात करूं, नोबेल प्राइज पहली बार कब दिए गए? 1901 में। तो 1901 में भौतिकी के लिए जो पहला नोबेल प्राइज दिया गया, पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो साथी इन्हीं को दिया गया। इनकी इसी खोज के लिए इन्होंने सन 1895 में इसकी खोज की थी। W.C. रोंटजन, जिनको W. विलियम कोनराड रोंटजन भी कहते हैं, तो अच्छे से याद रखेगा, इनका पूरा नाम हो जाता है W.C. रोंटजन। 1895 में इन्होंने खोज की, और इस खोज के लिए इनको भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया। भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया। चौथे का उत्तर क्या जाता है? कहोगे सर ये आपका बिल्कुल सही है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। तो देखिए ओजोन एक गैस होती है। ओजोन क्या होती है साथी? एक गैस होती है। इससे आप ऑक्सीजन की बहन कह सकते हो। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3। यदि ये साथी पृथ्वी की सतह पर है तो ये एक प्रकार से प्रदूषण है, और यही चीज अगर समताप मंडल में कहां पर है? पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में 12 से साथी 50 किलोमीटर के मध्य है, तो ये जीवनदायिनी है। कैसी है? जीवनदायिनी। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती। उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। पृथ्वी पर आने से अगर ये किरणें पृथ्वी पर आ गई तो भैया हमारा जो डीएनए उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। अब ये ओजोन जो है धीरे धीरे इसका क्षरण हो रहा है, तो इसके लिए प्रोटोकॉल आई
जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका नाम क्या है साथी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कनाडा मॉन्ट्रियल में इसको साइन किया गया था और इसी की वजह से यह साथी अच्छे से याद रखेगा, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपसे यह भी पूछेगा कि कौन सी प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है? तो आप क्या उत्तर दोगे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह पूछ लेगा ओजोन परत की मोटाई को किससे मापते हैं? तो एक डॉब्सन यूनिट होती है। कौन सी? डॉब्सन यूनिट। इससे ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। आपसे पूछेगा कि भाई ओजोन कौन से वायुमंडल की परत में पाई जाती है? कौन सी परत में? समताप मंडल में। इसलिए समताप मंडल को कभी कभी क्या कह देते हैं? इससे साथी ओजोन मंडल भी कह दिया जाता है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग ये एक पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी कह लो या एक संस्था कह लो, जिसका गठन अप्रैल 1928 में किया गया। इसका गठन कब किया गया? अप्रैल 1928 में। इसका उद्देश्य क्या था? नेहरू रिपोर्ट का विरोध करना। नेहरू रिपोर्ट का विरोध, नेहरू रिपोर्ट का विरोध और साथ में पूर्ण स्वराज की मांग करना। किसकी मांग करना? पूर्ण स्वराज की। नेहरू रिपोर्ट का विरोध करके कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की मांग, यह इसका उद्देश्य था। इसके संस्थापक कौन थे? इसका गठन किसने किया था? तो अच्छे से याद रखेगा, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ये संस्थापक है, ये अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्षता किसने की थी? श्रीनिवास अयंगर। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? श्रीनिवास अयंगर। फिर से अच्छे से सुन लीजिए, अप्रैल 1928 में नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने और पूर्ण स्वराज की मांग करने के लिए सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर एक संस्था का गठन किया, जिसका नाम क्या रखा? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, भारत की स्वतंत्रता लीग। और इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया? श्रीनिवास अयंगर। ये संस्थापक तो थे, ये अध्यक्ष नहीं थे। छठे का उत्तर क्या जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही है। छठे का उत्तर बिल्कुल सटीक क्या जाएगा बाबू? सी। प्रश्न संख्या 7, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या था? इंदिरा गांधी जी की जीवनी लिखी गई थी। इंदिरा गांधी इन ऑटोबायोग्राफी करके, एक ऑटोबायोग्राफी नहीं, इन बायोग्राफी, इंदिरा गांधी की जी के ऊपर एक साथी एक जीवनी लिखी गई थी। पूछा ये जीवनी के लेखक कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी के ऊपर अलग अलग लोगों ने, कई सारे लोगों ने जीवनी लिखी है, लेकिन जो मुख्य जीवनी मानी जाती है वो पुपुल जैकर करके इंदिरा गांधी जी के फ्रेंड थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के ऊपर लिखी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। इसी प्रकार भारत की पहली महिला जिनको भारत रत्न दिया गया, सातवें का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है, पुपुल जैकर। प्रश्न संख्या 8 पर आ जाते हैं। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? इनमें से किस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है? ऑपरेशन विजय के नाम से, इससे मैं आपको बताना है। ऑपरेशन पोलो, इससे जुड़ी जानकारी बताइए। ऑपरेशन पोलो क्या था? आपको यह भी बताने ऑपरेशन मेघदूत क्या था?
ऑपरेशन मेघदूत क्या था? आपको यह भी बताना है ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ऑपरेशन सिंदूर क्या था? इसके बारे में भी बताइए। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? जब सेनाएं भैया हमारे किसी दुश्मन पर कोई हमला करती है, कोई युद्ध लड़ती है, तो उसको कोई एक नाम दे दिया जाता है। जैसे ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के जरिए, हैदराबाद को पुलिस एक्शन द्वारा, पुलिस कार्रवाई द्वारा भारतीय गणराज्य में मिलाया गया, भारत में शामिल कराया गया, भारत में शामिल किया गया। चलिए भैया, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना ने अपने सियाचिन ग्लेशियर पर, क्योंकि हमारा ही था वो, सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना ने कब्जा लिया, भारतीय सेना ने कब्जा। ये 1948 की बात है भैया, ये 1984 की बात है। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सिंदूर अभी आपको याद होगा कि पाकिस्तान में अंदर घुसकर पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों पर, पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलें दागकर उनको नेस्तनाबूद किया गया। पहलगांव आतंकी हमले का बदला पूरा किया, पाकिस्तान पर मिसाइल दागी गई। ऑपरेशन विजय, ये 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसको कारगिल वॉर भी कहा जाता है, भारत पाकिस्तान युद्ध जिसको कारगिल वॉर भी कहा जाता है, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय था। सैनिक विद्रोह 1857 या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत में 1857 की क्रांति हुई, तो समझिएगा यह बात अप्रैल 1857 की है, अप्रैल 1857 की। 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे जी ने विद्रोह कर दिया, उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद में 10 मई 1857, अगले ही महीने 10 मई 1857, थर्ड बंगाल लाइट कैवेलरी करके जो एक यूनिट हुआ करती थी सेना की, मेरठ में स्थित बंगाल लाइट कैवेलरी, तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और साथ ही दिल्ली की तरफ कूच किया। यहीं से 1857 की क्रांति हो गई। एक पूछ लेता है, 1857 की क्रांति का स्मारक ये उत्तर प्रदेश के कहां स्थित है? 1857 की क्रांति स्मारक उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? उस समय गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जिसको हम लोग कह देते हैं, जो बाद में भारत का पहला वायसराय भी बना। तो 1857 की क्रांति का स्मारक उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, क्योंकि ये कहां से शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश के मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर जी ने कहा है। और एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि जैसे आपको अलग अलग शहर दे देगा, जैसे लखनऊ, जैसे झांसी, जैसे साथी कानपुर, जैसे कि प्रयागराज, बनारस, उस समय इलाहाबाद, इसी प्रकार वर्तमान अयोध्या, उस समय का फैजाबाद, इन इलाकों को देकर पूछेगा कि यहां पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में अच्छे से याद रखेगा किसके द्वारा? लखनऊ में बिरजिस कादिर, जो कि उस समय अल्पवयस्क था, उसके मम्मी जिसको बेगम हजरत महल, महक परी भी कहते हैं। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बनारस प्रयागराज में लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला करके जो थे उनके द्वारा। 9वें का उत्तर क्या है? ये आपका बिल्कुल सही है। तो शहर और वहां पर विद्रोह का नेता कौन था? यह क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको याद करना है। जय जवान जय किसान, यह नारा किसने दिया? आपको यह भी बताना है। इंकलाब जिंदाबाद, सबके सब लिखेंगे कमेंट्स के माध्यम से, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
यूपी पुलिस होमगार्ड की इस भर्ती में हर मुमकिन परिवर्तन कर देना है। इतनी मेहनत कर देनी है कि शरीर का कोना कोना मेहनत की गवाही दे, इस कायनात का जर्रा जर्रा ये गवाही दे कि ये वर्दी इस बच्चे को मिलनी चाहिए, इसने असली मेहनत की है। मैं तुम्हारे साथ ठुकने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ जी जान लगाने के लिए तैयार हूं। क्या तुम्हारा साथ भी मिलेगा? मिलता तो तुम करेक्ट 9 बजे क्यों नहीं आए? तुम नाक पर दीपक जलाकर 9:30 बजे क्यों आए? यहीं से पता चल रहा है कि तुम कितने लापरवाह हो। फिर सिद्ध भगत सिंह जी ने किया जो नारा दिया था, सबसे पहले वो मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। ये नारा किसने दिया? मौलाना हसरत मोहानी। इसको प्रसिद्ध किसने किया है? प्रसिद्ध शहीद आजम भगत सिंह जी द्वारा किया गया। शहीद आजम भगत सिंह जी द्वारा। लेकिन जो नारा दिया वो हसरत मोहानी ने दिया। किसने दिया? हसरत मोहानी। दिल्ली चलो नारा किसने दिया? दिल्ली चलो नारा किसने दिया? करो या मरो, ये नारा किसने दिया? करो या मरो। तो डू और डाई ये 1942 की अगस्त क्रांति गांधी जी के द्वारा दिया गया, गांधी जी के द्वारा दिया गया। जबकि दिल्ली चलो ये सुभाष चंद्र बोस, ये सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। तो याद रखिएगा, जय जवान जय किसान ये भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के समय, उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। 10वें का उत्तर ए। चीनी यात्री हेन स्वांग किसके शासन काल में भारत आया था? चीनी यात्री हेन स्वांग किसके शासन काल में? जैसे साथी आपसे फायान पूछा कल मैंने, तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, गुप्त वंश के शासक के समय पर। और ऐसे ही एक यात्री था जिसका नाम था हेन सांग। इनकी किताब भी निकली जिसको कहते सी यू की। इन्होंने किस नाम से किताब लिखी? सी यू की नाम से अपनी यात्राओं का वर्णन। ये उस समय दो राजा थे, हर्षवर्धन भी उसी समय था, जिस समय हर्षवर्धन उत्तर भारत का राजा था उसी समय, अच्छे से याद रखेगा, जो पुलकेशिन द्वितीय ने इवन हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराकर हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को रोका था। तो ये दोनों के दोनों शासक ही आएंगे, ये दोनों के दोनों शासक ही आएंगे, क्योंकि वो दोनों के समय पर था, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सी एक नोबल गैस या साथी उत्कृष्ट गैस है, या ये कह सकते हो अक्रिय गैस है? अक्रिय ये जो आवर्त सारणी होती है उसके 18वें समूह का, उसके 18वें, जिसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? जीरो ग्रुप। अक्रिय का मतलब है ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। ये जो होती है बच्चा, ये किसी के साथ क्रियाएं नहीं करती। नाइट्रोजन क्रिया करती है, ऑक्सीजन क्रिया करती है, फ्लोरीन भी क्रिया करती है, लेकिन आर्गन ये हो जाती है आपकी हीलियम। लिख लो इनको, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये जो सारी की सारी होती है ये उत्कृष्ट गैस होती है या नोबल गैस होती है। 12 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। 13, वृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये साथी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। इसको चोल वंश के सम्राट, इसको चोल सम्राट राजा राज्य चोल के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? राजा राज्य चोल या राजा राज्य प्रथम चोल के द्वारा। इसलिए इसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राज राजेश्वर मंदिर। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु के तंजौर में। जैसे राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिर, राजस्थान में कौन से? दिलवाड़ा माउंट आबू के
जैन मंदिर स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर। और उत्तर प्रदेश में कानपुर का भीतरी मंदिर और साथ ही ललितपुर का गुप्त वंश का मंदिर। 13 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, मुंडक उपनिषद इनमें से किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद, आपको यह भी बताना है सत्यमेव जयते हमारा जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है यह किस उपनिषद से लिया गया? यम नचिकेता संवाद, यम और नचिकेता के बीच में जो संवाद था यह किस उपनिषद में? और आपको यह भी बताना है कि जो वन वर्ल्ड वन फैमिली की बात होती है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, जो G20 का हमारा स्लोगन भी था कि जो समस्त संसार है वो हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ये नारा किसमें था? वसुधैव कुटुंबकम, ये साथी किस? तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम है ये महा उपनिषद में है। ये नारा किसमें? महा उपनिषद, जिसको महोपनिषद भी कह देते। इसको क्या कहा जाता है? महोपनिषद। सत्यमेव जयते ये साथी मुंडक उपनिषद, या इसी को मुंडकोपनिषद भी कह देते हैं। यजुर्वेद का पाठ है, जबकि यम नचिकेता ये कठोपनिषद में आ जाता है। यम नचिकेता किसमें? ये कठ उपनिषद में। प्रश्न संख्या 15, किस आंदोलन का आरंभ डांडी यात्रा से हुआ था? डांडी यात्रा, देखिए कभी कभी आपको एक फॉर्मूला देकर पूछ लेगा, NaCl या कॉमन सॉल्ट, या जिसको टेबल सॉल्ट भी कह देते हैं, साधारण नमक, ये साथी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इस केमिकल की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि 12 मार्च 1930 से लेकर और 6 अप्रैल को इन्होंने ये नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी ने 12 मार्च से 5 अप्रैल तक यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा। और ऐसे ही नमक कानून तोड़ा तो पूरे देश में, अच्छे से याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो डांडी यात्रा से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? आप कहोगे सर सविनय अवज्ञा आंदोलन। अरे चंपारण तो 1917 की बात है, यहां डांडी की बात हो रही है। साबरमती आश्रम से गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, नवसारी जिले में डांडी स्थान। यहीं पर राष्ट्रीय नमक संग्रहालय भी स्थित है। यहीं पर याद रखिएगा नेशनल सॉल्ट म्यूजियम, राष्ट्रीय नमक संग्रहालय। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 से 1932 तक। 15 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूं की जीवनी, हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा ये हुमायूं की जीवनी है और अकबर की बुआ या अकबर की फूफी और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा, ये किसके द्वारा लिखी गई? गुलबदन बेगम के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब इसमें साथी आप कंफ्यूज मत होना। स्वतंत्रता अर्थात 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, ये कौन अध्यक्ष थे? सोचो। आपको याद है कि जो पहली बैठक थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1940, इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर को चुनाव हुआ। और 11 दिसंबर से जब तक संविधान अपनाया नहीं गया और जब तक साथी लागू नहीं हुआ, तब से लेकर तब तक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही ये पहले निर्वाचित या पहले स्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। तो जब हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को, उस समय भी राजेंद्र प्रसाद जी थे। 17 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा विषय संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? अच्छे से याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के पॉइंट नंबर 2 के द्वारा जो विषय संवर्ती सूची में होते हैं, कहां होते? संवर्ती सूची में।
इन पर साथ ही संसद भी कानून बना सकती है और राज्य का विधानमंडल भी कानून बना सकता है। और अगर दोनों के कानून में कोई टकराव हो गया तो यह संसद का कानून प्रभावी माना जाता है टकराव की स्थिति में। इसमें याद रखिएगा 61+5, वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 66 विषय। और इसकी प्रेरणा हमें कहां से प्राप्त हुई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संवर्ती सूची की जो प्रेरणा है यह किस देश के संविधान से ली गई है? तो जब भी कोई चीज पढ़ो उसके विषय में 2-3 पॉइंट जरूर पढ़ो। तो जो इसकी प्रेरणा ली गई है वो कहां से ली गई है? कहोगे भैया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो साथी आपका वन हो गया या जो वन्य जीवों का संरक्षण हो गया, वन्य जीव संरक्षण, शिक्षा हो गई, ये सब किसके विषय हैं? ये संवर्ती सूची के। पुलिस के किसका विषय? राज्य सूची का। स्थानीय स्वशासन भी राज्य सूची का। और रक्षा ये संघ सूची के विषय। 18 का उत्तर क्या जाता है? ये आपका बिल्कुल सही है। लोकटक झील ये किस राज्य में स्थित है? लोकटक लेक। और ये भी बताइए ये खारे पानी की है या ये फ्रेश वाटर लेक है? लोकटक झील की बात करें, इसी में संसार का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि साथी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यहीं पर संगाई हिरन, यहीं पर क्या पाया जाता है? संगाई हिरन। लोकटक झील ये फ्रेश वाटर या ताजे पानी की झील है और कहां पर स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। उड़ीसा अच्छे से याद रखेगा। चिल्का एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की। मेघालय में उमियम झील या जिसको 12 पानी लेक भी कहते हैं। और राजस्थान में याद रखेगा पुष्कर झील हो जाती है, सांभर लेक हो जाती है। ये 19 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन से भाग में? इनकी प्रेरणा कहां से मिली है? कितने प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं? कितने प्रकार के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो हमें दिए गए, कितने प्रकार के, कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक? और याद रखिएगा अनुच्छेद 32 जो है इससे साथ ही आप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। प्रेरणा मिली है अमेरिका के संविधान से। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 संविधान का भाग 3, भाग 1 में भारत का संघ राज्य क्षेत्र आदि, पार्ट 2 में क्या जाता है? या जाती है नागरिकता। और पार्ट 4 में क्या जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 20 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट का परामर्श क्षेत्राधिकार, परामर्श। अनुच्छेद 148 ये कैग से संबंधित है। अनुच्छेद 149 ये भी सत्य कैग की शक्ति आदि। तो इनमें से एक ही बचा अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनका उत्तर हो सकता है तुम पे नहीं आता हो। उनका उत्तर कैसे दोगे? उनका उत्तर क्रॉस करके दोगे। क्रॉस मतलब एलिमिनेशन करके। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अच्छे से याद रखिएगा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, इनको सुनते रहना। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय हिंदी समिति, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय हिंदी समिति, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए। या याद रखिएगा सीएसआईआर की बात करें या नीति आयोग की बात करें
नीति आयोग की बात करें या साथ ही अंतरराज्यीय काउंसिल, अंतर राज्य परिषद की बात करें अनुच्छेद 263 से, ये जितनी संस्थाएं मैंने लिखवाई हैं इन सब की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इन सब की अध्यक्षता कौन करते हैं? होंगे सर भारत के प्रधानमंत्री। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इससे साथ ही आपने H2 हाइड्रोजन को अलग कर लिया, ऑक्सीजन को अलग कर लिया, ऑक्सीजन को क्या कर लिया? अलग। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपने पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर ली और इसमें किसका प्रयोग किया गया? इसमें साथी विद्युत का प्रयोग किया गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? राइट टू लाइफ, यह भी कह सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, या ये कह सकते हैं जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 23 में आ जाता है बेगार मजदूरी, बेगार मजदूरी पर प्रतिबंध। 24 में आ जाता है बालकों के शोषण पर प्रतिबंध, बालकों के शोषण पर प्रतिबंध 24 में। 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दी गई है। अच्छे से याद रखिएगा अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21, ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? यह कोशिका का पावर हाउस, या इसको साथ ही किचन ऑफ सेल भी कहते हैं, किचन ऑफ सेल। और इसके पास स्वयं का डीएनए होता है, केंद्रक के अलावा इसके पास भी स्वयं का डीएनए होता है। प्लाज्मा, आरबीसी, रेड बीसी या माइटोकॉन्ड्रिया। तो अच्छे से याद रखिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग होता है इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? जैसे साथी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और एक होती है भारतीय वन सेवा, फॉरेस्ट सर्विसेज। ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनका गठन अनुच्छेद 312 के तहत किया जाता है। संसद के द्वारा राज्यसभा के प्रस्ताव पर, राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद द्वारा गठन, संसद द्वारा इनका गठन किया जाता है। इनके लिए 1951 का एक अलग से एक्ट भी है। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? मतलब वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। भाई जो संविधान है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22। इनमें से कौन सी नहीं है? मैथिली भी है, नेपाली भी है, डोगरी भी है। अच्छे से याद रखिएगा गढ़वाली, गढ़वाली, उर्दू, ये सब 8वीं अनुसूची में नहीं है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? और ये अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया, अभी तक एक भी बार इसका प्रयोग नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। होगे सर अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 निम्नलिखित में से किस विलयन या सॉल्यूशन का
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सर्वाधिक, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन सर्वाधिक। जो जितना अधिक अम्लीय होगा, जो जितना अधिक अम्लीय, समझे मेरी बात, क्या होगा? जो जितना अधिक अम्लीय उतना ही अधिक उसका H पॉजिटिव होगा, उसका आयन कंसंट्रेशन। और ये कौन कितना ज्यादा अम्लीय है ये कैसे पता चलेगा? यदि pH 0 या 0 के निकट है, यदि pH की जो मान है वो 0 या 0 के निकट है, तो हमने एक लगा लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें क्या रखा है? pH 8, ये तो क्षार हो गया, 7 के न्यूट्रल, इधर अम्ल होते उधर क्षार होते। 5 10 क्षार हो गया, बेस हो गया, और 7 4। ये बताइए 4 और 5 में से 0 के ज्यादा पास कौन है? 4 और 5 में से 0 के ज्यादा पास कौन है? तो आप कहोगे 4 0 के ज्यादा पास है। इसका मतलब जिसका pH 4 है वो ज्यादा अम्लीय होगा, ज्यादा अम्लीय है तो उतना ही हाइड्रोजन आयन सांद्रण भी उसका ज्यादा होगा। हीनयान और महायान ये किस धर्म के पंथ हैं? ये साथी जो चौथी बौद्ध संगीति थी, चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क के समय पर कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, कनिष्क के समय पर कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, कुंडलवन कश्मीर में। इसमें साथी जो बौद्ध धर्म था ये 2 प्रकार के विचारों में विभाजित हो गया। एक को साथी हीनयान कहा गया, एक को महायान कहा गया। तो हीनयान और महायान जो है ये बौद्ध धर्म के पंथ हैं, जबकि दिगंबर और श्वेतांबर ये जैन धर्म के पंथ हैं। तो इसका उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर सी। एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज भी साथी एक शुगर है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इसमें कार्बन कितने हो गए सर? कार्बन 6 है। भाई इसमें कार्बन कितने? 6। ऐसे सुक्रोज हो जाता है, सुक्रोज जिसको कहते हैं, यह भी साथी एक प्रकार की शुगर होती है। इसमें कार्बन 12 हो जाते हैं, H22 C12। तो यहां पर कार्बन अणु कितने हो जाते हैं? कहोगे सर 12। जो सुक्रोज होता है इसमें कार्बन अणु कितने हो जाते हैं? कहोगे सर 12 हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 32। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 124 से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जज होते हैं, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट में CJI सहित जजों की कुल संख्या कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट में CJI सहित जजों की कुल संख्या कितनी होती है? एक बात अब सभी छोटे भाई बहनों से फिर से कहूंगा, अगर तुम इस क्लास के 100 क्वेश्चन पूरे नहीं कर रहे तो तुम पहले से अपनी हिम्मत हार चुके हो। तुम लोग पहले से ही अपना एक प्रकार से कह सकते हो जवाब दे चुके हो, हथियार डाल चुके हो। और कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये मेहनत केवल कुछ और दिन की है, कर तू अंतिम प्रयास, उसके बाद हर ओर उजियारा है। क्यों मेहनत नहीं कर रहे? मैं थका हार आया बाबा श्याम के दर्शन करके, तुरंत आते क्लास वादा था कि तुम लोग कुछ करोगे, और मेरे सर की कसम खाई थी क्लास की शुरुआत में, मुझे निपटा देना चाहते हो क्या पेपर से पहले ही? अरे होमगार्ड का पेपर हो जाने दो, और सबसे एक बार सारे के सारे साथी इस क्लास को खींचकर शेयर कर दो। जैसे क्लास पूरी होगी तुम्हारा मन इतना प्रसन्न हो जाएगा सोच नहीं सकते।
सबके सब इस क्लास के लिंक को मेरी गुरु दक्षिणा मानकर व्हाट्सएप पर लगा दीजिए और इस क्लास को लिया करो और रेगुलर 9 बजे आया करो। कहोगे सर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, एक चीफ जस्टिस, 33 अन्य जज, सीजीआई सहित 34 होते हैं। गोल्डन रॉक पगोड़ा भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? बौद्ध धर्म से संबंधित एक साथी तीर्थ स्थल जिसको स्वर्णिम चट्टान पैगोड़ा कहा जाता है, यह गोल्डन रॉक पैगोड़ा यह किस देश में स्थित है? जैसे श्रीलंका, टेंपल ऑफ सेक्रेड ट्रूथ, टेंपल ऑफ पवित्र दांत का मंदिर, पवित्र दांत का मंदिर कहां पर स्थित है? श्रीलंका में। नेपाल में भगवान महादेव जी का पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, इसके अलावा बौद्धनाथ और स्वयंभूनाथ जो मठ होते हैं वो भी याद रखिएगा। म्यांमार, जो गोल्डन रॉक पगोड़ा स्थित है ये साथी म्यांमार में। म्यांमार को लैंड ऑफ पैगोड़ा भी कहा जाता है। म्यांमार को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ पगोड़ा। तो 33 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य ये साथी इनमें से किस स्थान पर स्थित है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य। सबके सब एक चीज अच्छे से क्वेश्चन नंबर का लिखकर उत्तर देना है। कोई पढ़े ना पढ़े तुम्हें ध्यान नहीं देना, तुम्हें अपने पर ध्यान देना है कि सबके लिए वैकेंसी नहीं है। कुछ पढ़ेंगे नहीं तभी तो बाकी बचे हुए सेलेक्ट होंगे। यस या नो? क्या तुम किसी के लिए सीट छोड़ दोगे या कोई तुम्हारे लिए सीट छोड़ देगा? इसलिए अंत तक रुको, सबसे शुरू में आओ, सबसे अंत में जाओ। तैयार होना? मैं कमेंट देख रहा हूं, सबके सब कहो हाँ भैया तैयार है। मेहनत लगती है, दर्द होता है पैरों में, मुंह दुख जाता है, गले में दर्द होता है। खड़े रहते तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए, हमेशा खड़े रहेंगे जब तक तुम मेहनत करोगे। लखीमपुर, सिवनी, चंदौली, वारंगल, याद रखिएगा ये तेलंगाना के वारंगल में स्थित है। जो पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना के पाखल में। और मैंने कहा था कॉपी पर 1 2 3 4 कर लिया कीजिए, कितने सही है कितने गलत है स्कोर पता चल जाए। कंचनजंगा पर्वत, ये याद रखिएगा 8586 मीटर ऊंचाई, ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ये भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत के सिक्किम और नेपाल देश की सीमा पर स्थित है माउंट कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई पूछे कि माउंट कंचनजंगा की साथी कितनी ऊंचाई है, कहोगे 8586 मीटर। और आप सबको लगातार बताता चल रहा हूं कि थ्योरी की तैयारी कहां से करेंगे? अंतिम प्रयास बैच से, जिसमें आपको बिल्कुल फ्री कर दिया, केवल 99 रुपए की गुरु दक्षिणा ले रहा हूं। और किसी से भी तुलना कर लेना। अभी जैसे मैंने कल आपको बताए थे ना कि इसमें फ्लो चार्ट में नोट्स, तो आपने देखिए क्या अभी सभी साथी जो जो इससे जुड़ चुके हैं पढ़ना शुरू कर दो जब तक लाइव क्लास। यहां पर जब आप अंदर जाओगे, जब आप इस कोर्स से जुड़ चुके होगे और इसमें साथी आप अंदर जाओगे तो यहां पर कंटेंट में आपको क्या दिखाई देगा? ऊपर डाउट ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का ग्रुप होगा। नीचे फ्लो चार्ट के नोट्स, ठीक है। यहां आपकी लाइव वीडियो शुरू होंगी और इसमें कुछ ओल्ड रिकॉर्डेड की अभी कोई पढ़ना चाहे तो अब से यहां पर फ्लो चार्ट नोट्स है। जैसे तुम लोग इस पर क्लिक करोगे, किस किस ने देख लिए फ्लो चार्ट नोट्स? सभी। जैसे तुम साथी इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपको यहां पर ये फ्लो चार्ट नोट्स आ जाएंगे ऐसे कैसे। यहां पर देखोगे मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, फिर उसके नीचे देखोगे अर्थव्यवस्था, उसके नीचे क्या देखोगे? अर्थव्यवस्था। ऐसे साथी और भी आपको बता रहा हूं, अर्थव्यवस्था, उसके नीचे आप बिल्कुल एक एक चीज, सारे के सारे नोट सारे सब्जेक्ट के। तो जो भी साथी अभी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अंतिम प्रयास से नहीं जुड़े, ये नोट्स ही साथी कम से कम 2000 रुपए के जो आपको अपलोड कराएं फ्लो चार्ट वाले। तो स्टडी मटेरियल अपलोड हो चुका है,
स्टडी मटेरियल के लिए भागना नहीं पड़ेगा, सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी। सोचो खुद कुछ पढ़ के आया करोगे, कुछ क्लास में कितनी बढ़िया तैयारी होगी। तो तुरंत जाके सबसे पहला काम यही कीजिए, अंतिम प्रयास बैच से जुड़ने का। समझे मेरी बात? चलिए भैया, कोयना बांध ये किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध ये किस राज्य में स्थित है? एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी। क्या नदी है? कृष्णा नदी। 1400 किलोमीटर लंबी नदी है, जो सती महाबलेश्वर महाराष्ट्र सतारा से निकलकर, कहां से निकलती है? महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से, और कहां जाकर बंगाल की खाड़ी से? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर के पास जाकर यह बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है 1400 किलोमीटर। इनके कुछ सहायक नदी है कृष्णा नदी की, जैसे भीमा, मूसी नदी, इसी प्रकार वेणगंगा, इसी प्रकार पेंचगंगा, दूधगंगा, येरला नदी हो जाती है। भीमा, मूसी, येरला, घाट प्रभा, माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना और तुंगभद्रा, कोयना और तुंगभद्रा। तो ये जो कोयना नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये महाराष्ट्र में इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कोयना बांध। महाराष्ट्र में इसका एक बांध बना हुआ है। पूछेगा कोयना किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा की सहायक नदी है। घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, येरला और कोयना। 36 का उत्तर सी। 37, दलदली और धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस निकलती है? इसलिए इसको साथ ही मार्श गैस भी कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट, ये गोबर गैस में भी पाई जाती है, गोबर गैस। और जो प्राकृतिक गैस होती है जिसको सीएनजी कहते हैं, प्राकृतिक गैस जिसको साथ ही नेचुरल गैस कहते हैं, उसमें भी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये जो दलदली स्थान और धान के खेतों से निकलती है, ये इसको मार्च गैस भी कहते हैं। ये गोबर गैस में भी सर्वाधिक मात्रा में, और ये प्राकृतिक गैस में। इसका नाम हो जाता है मीथेन। इसका फॉर्मूला है CH4। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी इनमें से किसके खदानों के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है हसदेव घाटी। ये इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए और एक टाइम टेबल बना लो। ये सेल्फ स्टडी नोट से पढ़ना शुरू करोगे 3-4 पेज तक, मतलब ऐसा मन करेगा पढ़ता रहूं। मैंने सेल्फ देखा है, जैसे हम लोग पढ़ते थे, मतलब 2-3 पेज पढ़ के मन ही नहीं भरेगा। अभी तक ऐसे नोट्स नहीं मिले होंगे। तुरंत जाके अंतिम प्रयास बैच से आज ही जुड़ जाओ, कल का वेट मत करो। कल सुबह से तो इन्हें पढ़ना शुरू करो, कुछ तो कवर करना शुरू करे। खोपड़ी में घुस रही है बात। 1 दिसंबर तक फॉर्म आ जाएंगे, कुछ तो कवर हो। ये साथी कोयला की खदानों के लिए, कोयला की खदानों के लिए एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमाएं सिक्किम से जुड़ी हैं। जो सिक्किम है साथी, इसे 35वें और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जोड़ा गया। 35वें एसोसिएट राज्य और 36वें इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन से। सिक्किम को, सिक्किम एक ऐसा है जिसके तीनों ओर इसकी विदेशी सीमा है। इधर नेपाल से, ऊपर साथी चीन से और इधर भूटान से। तीनों तरफ दूसरे देश स्थित है, तीनों तरफ 3 अलग अलग देश, नेपाल, चीन और भूटान। केवल भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके साथ सीमा बनाता है। केवल भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके साथ सीमा बनाता है। 39 का ए। दीफू दर्रा कहां स्थित है? दीफू दर्रा इनमें से साथी कहां पर स्थित है? हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में, अरुणाचल हिमालय में, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, या साथी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दीफू दर्रा एक बात समझ में आ जाती है, यह साथी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका मतलब जो साथी अरुणाचल प्रदेश की तरफ हिमालय है, वहां पर ये दीफू दर्रा।
कैरकल सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसको चंगू झील भी कहा जाता है? इसी झील को और किस नाम से जाना जाता है? चंगू झील के नाम से भी जाना जाता है। इसको चंगू झील के नाम से। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और किसी ने चिड़िया से पूछा यह सुंदर घोंसला कैसे बना, तो बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई। बच्चा माँ बाप का सपना है। लोग हंस रहे थे कि बताओ होमगार्ड बना रहा है, मास्टर होमगार्ड के लिए पढ़ा रहा है। हंस रहे थे, इनकी हंसी को बंद कर देना है। और ये हंसने वाले थाने आए तो हंसी को बंद के साथ साथ इनको लाल पीला भी कर देना है। सोमगो या चंगू झील ये सिक्किम राज्य में पड़ती है। ये कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जैसा तुम्हारा 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा वैसे ही मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट को इसमें मान्यता देने की कोशिश की है। वैसे ही मान्यता देने की। हमेशा याद रखना, ये तुमने अभी तक इतनी लापरवाही तो की थी जो लोग हंसे थे, नहीं तो क्या तुम्हें ऐसी योग्यता नहीं थी कि तुम मेहनत करते? अगर तुम पीछे देखोगे तो एक ही चीज समझ में आएगी, तुम मेहनत नहीं कर रहे थे, तुम मेहनत से भागते थे। तुम्हें लगता तो मेहनत कर ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ये सांप इत्यादि जो पेट के बल चलते हैं उनका हो जाता है। 42 का उत्तर डी। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है, अलग करता है? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है? भारत और श्रीलंका के बीच में है कौन सा? सुंडा, बॉस, पाक या हडसन? कहोगे सर पाक जल डमरू मध्य। इनमें से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? इनमें से कौन सा नदी बेसिन विश्व के सर्वाधिक आबादी? नदी बेसिन इससे बड़े हो सकते, सबसे बड़ा अमेजन का है, लेकिन ये जो नदी का बेसिन है, बेसिन मतलब वहां जहां तक वो नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचाई करती हैं, क्षेत्र को सींचती हैं या लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होता है, तो अमेजन का सबसे बड़ा है, अमेजन का। चलिए भैया, कहोगे सर गंगा नदी आबादी के हिसाब से, गंगा नदी सर्वाधिक आबादी, सबसे बड़ा नहीं पूछा था, आबादी वाला पूछा था, आबादी वाला पूछा था। 44 का ए। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? और अगर आ जाता भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहां पर स्थित है? अब बताइए, यदि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछता तो उत्तर होता भोपाल में, भारतीय वन प्रबंधन। और अगर वन अनुसंधान पूछा है तो यह देहरादून में स्थित है। यह कहां पर स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो। तुम्हारी हाथों में मेहंदी लगी है क्या? 45 का उत्तर भी। 46 इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए। इधर साथ ही उत्तरी सागर आ जाता है, इधर क्या जाता है? उत्तरी सागर, इधर आ जाता है इंग्लिश चैनल। इनको जोड़ने वाला एक तरफ इसके फ्रांस हो जाता है और एक तरफ हो जाता है ब्रिटेन। एक तरफ हो जाता है फ्रांस, एक तरफ हो जाता है ब्रिटेन। एक तरफ फ्रांस और एक तरफ ब्रिटेन। इसको डोवर जल संधि कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? डोवर जल संधि कहा जाता है। पूछे नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की राष्ट्रीय काम के बदले खाना, इस योजना की शुरुआत इससे बाद में इसे, और यहां पर देखो तारीखें दे दी, वही तारीखें जैसे भर्ती बोर्ड आजकल पूछ रहा है, वो तारीख पूछ ले रहा है ना, वैसे क्वेश्चन बनाया है। इसे बाद में मनरेगा में समाहित कर दिया गया। इसको बाद में किसमें समाहित किया गया? मनरेगा में समाहित किया गया। ये 14 नवंबर 2004,
14 नवंबर 2004। बाल दिवस के मौके पर 14 नवंबर 2004 बाल दिवस के मौके पर 47 का सी। इनमें से कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है? मतलब गूगल जो ब्रांड है, इनमें से किस कंपनी का ब्रांड है? गूगल के अलावा इस कंपनी के पास और भी ब्रांड है। जैसे आप देखोगे मेटा, तो मेटा कंपनी के पास फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है नहीं है सब कुछ। इनकी पेरेंट कंपनी क्या है? मेटा। इसी प्रकार गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी का नाम है अल्फाबेट इंक। गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी का नाम क्या है? कहोगे बड़े भैया, अल्फाबेट इंक। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? सन 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना हुई। भारत में सबसे ज्यादा जो कोयले का उत्पादन होता है वो कोल इंडिया लिमिटेड करती है। तो वही पूछा है, कोल इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहां पर है? रांची, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो अच्छे से याद रखेगा, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी बीमारी हार्ट से संबंधित नहीं है, हृदय रोग नहीं है? लास्ट तक रुके रहना, 100 क्वेश्चन तक। केवल 30 मिनट और चाहिए, ये बाकी के बचे हुए क्वेश्चन भी हो जाएंगे। एक पूरा तुम्हें अपने बारे में आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरीके से आया और तुम्हें पेपर को किस तरीके से देना है। बस थोड़ी देर और अंगद का पैर जमा दो, थोड़ी देर और बस मेहनत। एन्यूरिज्म, कार्डियो मायोपैथी, मायोकार्डियल रप्चर, इनमें जहां भी ये कार्डियो शब्द आ जाए, ये कार्डियक मसल्स, हृदय से संबंधित है। डिप्थीरिया जो बीमारी है, इसका साथी हृदय से संबंध नहीं है। डिप्थीरिया का कोई संबंध हृदय से नहीं है। 51, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड PEL का हेडक्वार्टर कहां पर है? यहीं पर साथी इसरो का जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, यहीं पर निमहेंस स्थित है, यहीं पर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। किसकी बात कर रहे हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड PEL, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप बताइए। नाबार्ड की फुल फॉर्म बतानी है। आपको यह भी बताना है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, किस समिति की सलाह पर, किस कमेटी की सलाह पर। यह जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी, यह किस कमेटी की सलाह पर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एन मतलब नेशनल, बी फॉर बैंक, फॉर एग्रीकल्चर कृषि एवं ग्रामीण विकास। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी कह सकते हो। 1982 में स्थापना, पी शिवारामन कमेटी की रिपोर्ट पर, पी शिवारामन समिति की सिफारिश पर, पी शिवारामन समिति की सिफारिश पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा यह किसने तैयार की थी? या जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें हमने जो एक प्रकार के प्राथमिक उद्योग होते हैं, भारी उद्योग होते हैं, उस पर ध्यान दिया। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जिसको पहला 5 ईयर प्लान कहते हैं, ये 1951 से 1956 तक हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। तो इस समय कई सारे साथी स्टील प्लांट की स्थापना भारत में हुई, PC महालनोबिस। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसलिए इस दूसरी पंचवर्षीय योजना को और किस नाम से जाना जाता है? महालनोबिस प्लान के नाम से। पनामा नहर यह किन दो महासागरों को जोड़ती है? जो पनामा नहर है, जिसके ऊपर हाल ही में विवाद भी चल रहा था, क्योंकि अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि जो पनामा है वो इसे चीन को सौंपना चाहता है। बताइए भैया, हिंद महासागर को भूमध्य सागर से
अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, अगर यहां पर बात करें हिंद महासागर को अटलांटिक तो बन भी जाएगा, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, यह मलक्का जल संधि जोड़ने का काम करती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, याद रखिएगा 4 महासागर, कितने 4 5 महासागर हैं, कितने 5, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, सदर्न और आर्कटिक। दुनिया में महासागर कितने 5, प्रशांत, अटलांटिक, इंडियन ओशन हिंद महासागर, सदर्न दक्षिणी महासागर और आर्कटिक। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। इनमें से कौन सी मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा जो हमारी फूड पाइप होती है, फूड पाइप समझते हो, कंप्लीट सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल एकदम पेपर के जैसा, जैसा पेपर आता है एकदम ऐसा आइडिया मिल जाएगा, लेकिन 100 के 100 क्वेश्चन लगा के जाओ, 100 के 100 क्वेश्चन। कहोगे भैया मलाशय जिससे मल बाहर निकलता है, ये तो भैया फूड पाइप का हिस्सा है। फूड पाइप कहां से शुरू होती है? मुख से लेकर मलाशय तक होती है, मुख से लेकर ग्रास नली, ईसोफेगस, ट्रैकिया श्वास नली या फेरेनिक्स। इनमें से कौन सी है जो मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? भैया ये श्वास नली, श्वास नली जो है इसका फूड पाइप से क्या लेना देना, इसका फूड पाइप से क्या लेना देना? अरे सांस की नली ये तो श्वसन तंत्र का हिस्सा है, श्वसन तंत्र का हिस्सा है। 55 का सी 56। इनमें से कौन आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? उत्तर दीजिए। थोड़ी देर और मेहनत कर लो, बस थोड़ी सी देर, थोड़ी सी देर और मेहनत कर लो। और थ्योरी के लिए तो तुरंत के तुरंत अंतिम प्रयास बैच से जुड़ना ही जुड़ना है। थ्योरी अंतिम प्रयास बैच से यह क्लास कल से साथी में इसको 7 दिन में जो जीके वाला है उस कॉन्सेप्ट पर लाने की कोशिश करूंगा, उस कॉन्सेप्ट पर इसको लाने की कोशिश करूंगा। और अच्छे से याद रखिएगा, ये जो 22 नवंबर आ रहा है, ये होमगार्ड की किताब भी लॉन्च हो रही है 22 नवंबर शनिवार रात को 9 बजे। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। और जो भी साथी भी नहीं जुड़ पाए, या अंतिम प्रयास बैच का नीचे लिंक भी लगा हुआ है, सीधे जाके आप जुड़ सकते हैं। बस थोड़ी सी ये पूरे क्वेश्चन कर लो, 40 भी नहीं बचे, अब खत्म हुए। याद रखिएगा सीडी देशमुख, चिंता मणि द्वारकानाथ देशमुख करके कुछ नाम था। 56 का उत्तर भी 57। कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायु के माध्यम से नहीं फैलती? जैसे कई बीमारी है जो सांस की या थूक के माध्यम से, या जो थूक की बूंदें होती हैं एक दूसरे की सांसों से, जैसे कोरोना, कोरोना फैलता था ना, सामान्य जुकाम फैलता है, इसलिए जिनको जुकाम होता है उनको मास्क लगाकर रखना चाहिए। निमोनिया, तपेदिक हैजा, तो ये जो निमोनिया होता है ये भी साथी सांस की बीमारी है, वायु के माध्यम से फैल सकती है। और टीबी तो फैलता ही है, लेकिन हैजा जो होता है कोलेरा, कोलेरा साथी ये गंदे पानी की वजह से, ये किसकी वजह से? गंदे खाद्य पदार्थ, पानी आदि की वजह से, ये वायु से नहीं फैलता। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, जो भारत में कई प्रकार के सर्वे करके नमूने इकट्ठा करने का काम करता है, सैंपल एकत्र करने का काम करता है, सैंपल एकत्र करने का काम करता है। तो चाहे साथी नेशनल NSO हो जो भारत की जीडीपी जीएनपी कैलकुलेट करता है, या NSSO हो, ये सांख्यिकी मंत्रालय के तहत काम करते हैं। किसके तहत काम करते हैं? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत। पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? विमुद्रीकरण की घोषणा, भाई और बहनों
आज शाम 8 बजे से, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा, भारत में अभी तक कुल 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है। 1940 उस समय गवर्नर सीडी देशमुख, 1978 उस समय याद रखिएगा आईजी पटेल गवर्नर, और 2016 में उर्जित पटेल ये आरबीआई के गवर्नर थे। 2016 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 को यह घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 2016। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना यह किसके द्वारा की जाती है? नेशनल इनकम की गणना यह किसके द्वारा की जाती है? भारत में जो राष्ट्रीय आय है या नेशनल इनकम है, इसकी घोषणा किसके द्वारा? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापना, वित्त मंत्रालय बजट इत्यादि निकालता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन भी कहते हैं, यह सीएसओ संस्था है जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करती है। पूछा जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी की फुल फॉर्म बताइए। तो जो जीएसटी होता है इसमें साथी 3 प्रकार के टैक्स होते हैं। इसके 2 लेवल होते हैं, केंद्र लेवल और एक साथी राज्य के लेवल। इसको ड्यूल लेवल भी कहते हैं, ठीक है। एक तो हो गया यूजीएसटी, जिसको साथी या सीजीएसटी जिसको कहते हैं, केंद्रीय जीएसटी। जीएसटी में केंद्र सरकार वाला हिस्सा। एसजीएसटी का मतलब है राज्य सरकार का हिस्सा, और आईजीएसटी का मतलब है अंतरराज्यीय व्यापार पर लगाया जाता है। इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं, समेकित। इसकी भी फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, स्टेट वाले की पूछिए एसजीएसटी की। तो इसका अर्थ होता है स्टेट गुड्स एवं सर्विस टैक्स, राज्य माल एवं सेवा कर। एसजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है भगत भाई? 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दे। 61 का डी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। क्रिकेट वीडियोस आप भी बच्चा 80 वाले नंबर पर। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या, सबसे राज्यों में सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या। जबकि न्यूनतम घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मात्र 17 व्यक्ति। जबकि सर्वाधिक किसका था? बिहार का। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 62 का डी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? बोलो कल रात 9 बजे से 7 दिन जीके समाप्त वाली क्लास ले आऊं, लेकिन पूरी मेहनत करनी होगी। 7 दिन जीके समाप्त वाली क्लास। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरुआत? देखिए इसकी जो घोषणा, यहां पर घोषणा की बात नहीं है। घोषणा तो 15 अगस्त 2014 लाल किले की प्राचीर से अपनी पहली उद्घोषणा, अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर मोदी जी के द्वारा। लेकिन ये जो प्रारंभ हुआ है उसके 13 दिन बाद 28 अगस्त 2014 को पहला खाता खोला गया। पहला खाता किस दिन खोला गया? पहला खाता किस दिन खोला गया कहोगे? 28 अगस्त 2014। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र नाम से साथी संस्थान कहां पर स्थित है? इसरो का एक संस्था है या इसरो की एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला, जिसका नाम है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। जैसे बेंगलुरु इसरो का हेडक्वार्टर हो जाता है, बेंगलुरु। श्रीहरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र हो जाता है, जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र।
तिरुवनंतपुरम में अच्छे से याद रखिएगा। इसरो का एक और महत्वपूर्ण लेबोरेटरी है, इसरो की विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जिसको कहते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो ये अहमदाबाद में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहां पर है? ये गुजरात के अहमदाबाद में। भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सी पर्वत रेंज शामिल नहीं है? ये 4 आपको पर्वत श्रेणी दे रखी है, इनमें से एक पर्वत श्रेणी भारत में स्थित नहीं है। बताइए, सतपुड़ा पर्वत भारत में है भाई, सतपुड़ा और विंध्य के बीच से ताप्ती नदी बहती है एमपी में। विंध्य ये उत्तर और दक्षिण को बांटते हैं। ये भी अरावली कहां पर है? राजस्थान। अरावली की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो जाती है। कोगेसर हिंदू कुश पर्वत, ये जो हिंदू कुश पर्वत है इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, इसका कुछ हिस्सा कहां पर है? अफगानिस्तान में। ये हिंदू कुश पर्वत ये साथी भारत में नहीं है। पोलियो वैक्सीन की खोज ये किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की खोज और किस दिन को साथी विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है? पोलियो वैक्सीन की खोज इनमें से किसके द्वारा? देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो होमगार्ड की तैयारी करने वाले बच्चों पर हंसते हैं। तुम लाट साहब की संतान नहीं हो, कहीं तुम्हारे घर में सोने चांदी की ईंट लगी हुई है। अपने घर वालों से पूछो कैसे कैसे कमा के तुम्हें दिया है। अगर ऐसे हंसोगे ना तो कल को किसी लायक नहीं रहोगे। हर नौकरी महत्वपूर्ण है। इसमें होमगार्ड को क्या समझ रहे हो तुम? कांस्टेबल के बराबर सैलरी, 8 घंटे की ड्यूटी, अपने घर आएगा, अपने घर के काम देखेगा, घर से अप डाउन करेगा, सारा पैसा बचेगा रहने वगैरह का। सरकारी, स्थायी, परमानेंट, कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई कुछ नहीं। एक जगह ड्यूटी लगी वहीं अपनी ड्यूटी करेगा। मेहनत से कमा रहा है, किसी को नीचे निगाह से मत देखा करो, ये सही आदत नहीं है। और इन्हीं में से सिलेक्ट होंगे, नौकरी करेंगे। और तुम बेरोजगार की तरह चित्रहार देखोगे इंस्टाग्राम पे जाकर, कौन कैसा नाच रहा है, कौन कैसी नाच रही है। जोनास साक किसके द्वारा? जोनास साक के द्वारा। जोनास साक 67। तारे रात में आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? जो तारे होते हैं ये आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि तारे भी तो सूर्य है, जैसे भी हमारा सूर्य भी तो एक तारा है। अब सूर्य तो नहीं टिमटिमाता, सूर्य आप कह सकते हो पृथ्वी के पास है, तारे पृथ्वी से बहुत बहुत, सूर्य से और भी कई गुना दूर होते हैं। तो जब उनकी रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल की अलग अलग परतों से टकराती है तो वायुमंडल की अलग अलग परत का अलग अलग घनत्व होता है, जिससे साथी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नक्षत्र मतलब तारों का जो प्रकाश होता है, स्टार की जो लाइट होती है, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और यही है कि सूरज हमें 2 मिनट पहले दिखता है, 2 मिनट बाद तक दिखता है। जो दिन होता है वो 4 मिनट प्लस होता है। समझे? 67 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। कंदरिया महादेव मंदिर ये कहां पर स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर ये कहां पर स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर ये साथी कहां तक स्थित है? क्या बकवास कर रहा है ये दी एवो कंटेंट? सर अभी तक आपने कितने पेपर लीक करवाए हैं, सच बताना। पहले तो तेरे नाम में कंटेंट की स्पेलिंग गलत है ना, वो कॉन्टेक्ट है ना कंटेंट है। बड़े अजीब आदमी है, तुझे मैं कहां से पेपर लीक करवाने वाला लगता हूं? मैं पढ़ाते हैं। अब जब अभी तो होमगार्ड की वैकेंसी नहीं आई, फॉर्म नहीं भरे गए, अभी से मैं मेहनत कर रहा हूं, तो पेपर के समय पर तो मैं और मेहनत करूंगा। आने के जब भर्ती आ जाएगी तो तुम क्या करते हो? तुम मेहनत करोगे जब पेपर आएगा। मैं पहले से कर रहा हूं तो मेरा पढ़ाया हुआ तो आएगा ना, मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूं। उससे तुम लीक कैसे कह रहा है भाई? पागल वागल है क्या? बहुत ईमानदार किस्म का आदमी हूं मैं। ऐसे करना होता तो अब तक अरबपति से खरबपति बन चुके होते। हर दिन 10 लोग आते हैं, पता नहीं भैया हमारे बच्चे को करा दो, हमारे बच्चे को करा दो। अभी 3-4 दिन पहले एक बैठा था, पढ़ भी रहा हूं, करा सर जुगाड़ लगवा दो। बोला उठ के निकल ले,
ऐसा जुगाड़ कर दूंगा तेरा अभी यही। मैं पागल है क्या, सुअर किस्म का आदमी है क्या, मैं तुझे कहां से जुगाड़ बनता लग रहा हूं। अरे भाई मैं पढ़ाता हूं, मैं शुरुआत से मेहनत करता हूं, इसलिए मेरा पेपर फंसता है। मुझे पता है कौन सी चीजें, ये सब तुम्हारे पेपर में, कल की जो 7 क्लास लूंगा सबसे पेट 19 से आया, कल तुम्हें दिखाई देगा सब अपना पेपर भी। ये साथी कंदरिया महादेव मंदिर, ये चंदेल वंश के शासकों ने बनवाई। किसने? चंदेल वंश। ये याद रखिएगा नागर शैली में बनी है। किसमें बनी है? नागर शैली में। ये खजुराहो के जो मंदिर है, खजुराहो मध्य प्रदेश में, खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर में। तो खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर ये सबसे बड़ा है। कंदरिया महादेव मंदिर क्या है? सबसे बड़ा है। 68 का उत्तर भी। पिच ब्लेंड ये किससे संबंधित है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा पिच ब्लेंड है क्या। तो कहोगे सर पिच ब्लेंड ये एक अयस्क है। ये क्या है? एक अयस्क। ये एक और या साथ एक अयस्क है। इससे यूरेनियम की प्राप्ति होती है। किसकी? यूरेनियम की प्राप्ति होती है। इसको येलो केक भी कहते हैं। इसका जो रंग होता है वो येलो किस्म का होता है, पीला, इसलिए इसको येलो केक भी कह देते हैं। इससे यूरेनियम की प्राप्ति होती है। जबकि केरल का जो मालाबार तट है, कौन सा? केरल का जो मालाबार तट है उस पर एक रेत पाया जाता है जिसका नाम है मोनाजाइट रेत, उससे थोरियम की प्राप्ति होती है। 69 का उत्तर भी। 70 उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? आपको पूछा है इनमें से उत्तर प्रदेश की जो सीमा है किस राज्य को नहीं छूती है। अब जैसे पिच ब्लेंड इत्यादि बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनके लिए आपका थ्योरी से पढ़ना जरूरी है, और थ्योरी पढ़ाने के लिए हमने ही अंतिम प्रयास निकाला है। इसमें ये प्रॉपर आपको नोट्स अपलोड हो चुके हैं, प्रॉपर नोट्स। अब जब ये नोट्स अपलोड हो चुके हैं तो आपको क्या करना है? इनको अभी से पढ़ना शुरू करना है जब तक लाइव क्लास शुरू हो। कल इसमें आपको कम से कम आधा चैप्टर कंप्लीट करना है हर सब्जेक्ट का। जो जो जुड़ चुके हैं प्रॉमिस करो सबके सब, और सबके सब जुड़ो। 99 रुपए में करीब नहीं रहोगे, लेकिन जो नोट्स और जो पढ़ाई है 10,000 रुपए वाले से तुलना कर लेना। एक बार जाके तो देखो कैसे नोट्स है। होगे सर तेलंगाना को नहीं छूती। 8 राज्य प्लस 1 यूनियन टेरिटरी दिल्ली, इतनों को छूती है, जिसमें तेलंगाना नहीं है। उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ सबको छूती है। प्रश्न संख्या 71 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य याद रखिएगा हस्तिनापुर। कौन सा भैया? हस्तिनापुर। यमुना एक्सप्रेसवे ये साथी किस किस के बीच में है? यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा से ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आगरा, लखनऊ से आगरा, आगरा से प्रयागराज। हो गए सर ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। प्रश्न संख्या 73 उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड के न्यायिक पक्ष में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना अच्छे से याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की जो स्थापना की गई थी वो 1831 में प्रयागराज में की गई थी। प्रयागराज। फिर इसके 2 बंटवारे हो गए। एक इसका जो प्रशासनिक पक्ष है उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, इसमें 3 होते हैं टोटल। इसको लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया, और जो इसका न्यायिक विभाग है उसको साथी प्रयागराज ही रहने दिया। तो न्यायिक कहां पर है? प्रयागराज। प्रशासनिक कहां पर है? लखनऊ। इसमें 7 होते हैं। तो वही पूछा था उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के न्यायिक पक्ष में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 7। 6 वाले सबका गलत है। जबकि प्रशासनिक की ओर कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रश्न संख्या 74 तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनमें से जो तूर की दाल होती है उसे और किस नाम से जाना जाता है? और इसे किस नाम से जाना जाता है? यूपी हमारी जो एप्लीकेशन है वो बच्चा लैपटॉप पर भी चल जाती है, बिल्कुल चल जाती है,
बिल्कुल चल जाती है भैया। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो अरहर की दाल होती है, कौन सी दाल? अरहर की दाल। इसको तूर दाल भी कहा जाता है। कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसी दिन 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। साथ ही भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है जो सीआरपीएफ है। यह भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। भारत का सबसे बड़ा 27 जुलाई 1939, 27 जुलाई 1939 को स्थापना, इसलिए 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम यह कब लागू हुआ था? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, आपको अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी बताना है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह सती 28 सितंबर 1993 से लागू, 28 सितंबर 1993 से लागू, जबकि एनएचआरसी का जो गठन किया गया और इसके पहले अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्र बने, वो 12 अक्टूबर 2005 को किया गया। 12 अक्टूबर 2005। तो 1993 में एक्ट आया, जबकि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, गुप्तचर की ट्रेनिंग होती है? और ये सारे के सारे पीपीआरडी के अधीन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक संस्था है जिसको ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। इसी के अंतर्गत सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। केंद्रीय गुप्तचर, जहां पर गुप्तचर की ट्रेनिंग दी जाती है। याद रखिएगा 5, कितने हैं? 5। प्रश्न संख्या 78, एससीओ का मुख्यालय कहां पर है? शंघाई सहयोग संगठन, एससीओ का मुख्यालय कहां पर है? नाम में शंघाई है, कंफ्यूज मत होना। नाम में शंघाई शब्द से आप सभी छोटे भाई बहन कंफ्यूज मत होना। मात्र बच्चा 20 क्वेश्चन बचे, थोड़ा इतना देर रुके हो, 20 क्वेश्चन के लिए रुक जाओ। आप सबको 20 क्वेश्चन के लिए और बस थोड़ी सी हिम्मत जोड़ लो। ओके सर, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में, नाम में शंघाई लगा एससीओ, लेकिन हेडक्वार्टर कहां पर है? चीन की राजधानी बीजिंग में। और वहीं साथ ही जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसको ब्रिक्स बैंक कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में। 78 का उत्तर भी, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते अगर ऑप्शन में शंघाई होता। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यह कहां पर है? नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको एनसीसीसी कहते हैं, यह कहां पर स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने गरुड़ दृष्टि नाम से सोशल मीडिया की निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? गरुड़ दृष्टि के नाम से। इसकी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, इस राज्य की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, इस राज्य की अच्छे से याद रखिएगा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है और जनसंख्या में सेकंड स्थान पर है। जनसंख्या में यह 37 सेकंड स्थान पर है। जनसंख्या में सेकंड महाराष्ट्र राज्य ने। गरुड़ दृष्टि की शुरुआत किसने की है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र ने। कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? जो कंप्यूटर की मेमोरी को मापते हैं, कंप्यूटर की कितनी जीबी, कितनी एमबी मेमोरी है, उसका मापन वोल्ट में, एम्पियर में, बिट्स में, ओम में। कंप्यूटर की मेमोरी को, तो जैसे साथी बिट्स होती है 0 अथवा 1, फिर निबल होता है, एक निबल में कितनी बिट होती है? कहोगे सर एक निबल में 4 बिट्स होती है, जबकि एक बाइट में 8 बिट होती है। इसी प्रकार फिर किलोबाइट आ जाता है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। फिर साथी याद रखिएगा 1 MB
इसमें 1024 किलोबाइट होती है। फिर यही साथी आपका आ जाता है 1 GB, इसमें 1024 MB होती है। इस प्रकार से तो किसमें मापा जाता है? बिट्स में मापा जाता है। किसमें? बिट्स में। जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको बिट्स में मापा जाता है। 81 का उत्तर सी। किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध 2 के हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था? 1 सितंबर 1939 जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से शुरू हुआ, 2 सितंबर 1945 तक चला। 6 साल 1 दिन। कितने भैया? 6 साल और 1 दिन। जो वर्ल्ड वार 2 था, वर्ल्ड वार 2, तो वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका के ओहियो के विल्मिंगटन शहर को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया। पूछा जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? इनमें से किसको जेट इंजन का आविष्कारक माना जाता है? जेट इंजन का आविष्कारक, जेट इंजन का आविष्कारक। देखो ये जो आपको नोट्स दिए गए हैं ना, जिन नोट्स को मैं बार बार कह रहा हूं, ये कंप्लीट जीके के हैं बच्चा, पूरे एक एक सब्जेक्ट के। समझे मेरी बात? एक एक सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट है आपको ये फ्लो चार्ट में एक एक चीज को ऐसे, और जो इंपॉर्टेंट है उसको कलर से, लाल कलर से किया गया है। तो आप हाइलाइटर लेकर बैठ रहे हैं। क्या लेकर? हाईलाइट करने वाला जो पेन होता है, हाईलाइट पेन का, और हाईलाइट करते चलना। ये इंपॉर्टेंट है, उसको 3-3 4 बार रिवाइज करते चलना। जब तक इसके क्लासेस शुरू होंगी 3-3 4-4 चैप्टर निपटा चुके होगे तुम लोग। कहोगे सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा, फ्रैंक व्हिटल के द्वारा प्रश्न संख्या 84 आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, या ये कह सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मीसा एक्ट जिसको कहा जाता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, या जिसे साथी मीसा अधिनियम भी कहा जाता है। यह निवारक निरोध से संबंधित अधिनियम था। केवल शक के आधार पर गिरफ्तारी की जाती थी। यह 1971 में आया। प्रश्न संख्या 85 कच्छ ऑफ रण उत्सव, यह कब कहां मनाया जाता है? अक्टूबर से लेकर सामान्य तौर पर फरवरी, 100 दिन का होता है। इसको साथी व्हाइट सैंड उत्सव भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सफेद रेत फेस्टिवल भी कहा जाता है। व्हाइट सैंड फेस्टिवल ये कितने दिन का होता है? 100 दिन का। कब से कब तक? अक्टूबर से फरवरी। कच्छ ऑफ रण भी कह देते, या इसको साथी केवल रण उत्सव, इसको कच्छ का रण उत्सव भी कह देते, या इसको केवल रण उत्सव भी कहा जाता है। यह किस महीने से कब तक होता है? अक्टूबर से जनरली फरवरी तक। कितने दिन का होता है? 100 दिन का। 85 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है, गुजरात। राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राम खेलिया यह किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर देना। लास्ट में 100 क्वेश्चन में से कितने आए पूछूंगा। जो पूरे 100 क्वेश्चन किए बिना जा रहे हैं इन्हें भाड़ में जाने दो। BHAAD वाला, BHAD वाला भी नहीं, BHAAAD भट्टी में जाएं। राम खेलिया ये साथी बिहार का हो जाता है। ये कहां का हो जाता है? बिहार का। मध्य प्रदेश का मटकी, हरियाणा का लूर हो जाता है। 86 का सी, 87। कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसको भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा रीबूटिंग इंडिया, यह साथी नंदन नीलेकणी की पुस्तक है। नंदन नीलेकणी की पुस्तक है। अनटचेबल, अनटचेबल ये अंग्रेजी में याद रखेगा मुल्क राज आनंद का। किसका? मुल्क राज आनंद का उपन्यास था। द लाइफ ट्री, द लाइफ ट्री जीवन का पेड़, लाइफ ट्री नाम से APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक थी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस, जो कैंसर के डॉक्टर होते
उसे साथी ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है, और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी। इसके 2025 से लेकर 2027 तक 3 साल एक ही थीम रहनी है, जिसका यूनाइटेड बाय यूनिक। इसकी थीम का नाम क्या है? और 2025 से लेकर 2027 तक इसकी एक ही थीम है, जिसका नाम है यूनाइटेड बाय यूनिक। 4 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। प्रश्न संख्या 89, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ज्ञानपीठ अच्छे से याद रखिएगा, यह साहित्य का पुरस्कार है, किताब आदि के लिए मिलता है। यह साथी 22+1 अंग्रेजी 23 भाषाओं में दिया जाता है। 11 लाख रुपए का पुरस्कार है। इसकी स्थापना भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा 1961 में की गई थी। स्थापना 1961 में, और पहला जो दिया गया ये 1965 में मलयालम भाषा के लिए ये शंकर क्रूप को, जबकि आशा पूर्णा देवी 1976 में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी बंगाली साहित्य के लिए। 89 का सी 90। संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव ये साथी नौवे हैं। कौन से नौवे? नौवे हो जाते एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र के नौवे कौन हो जाते हैं? कहोगे भैया एंटोनियो गुटेरस। 8वें थे बान की मून। बान की मून से पहले थे कोफी अन्नान। ये कौन थे? कोफी अन्नान। फिर पहले थे साथी नॉर्वे के ट्रिग्वे ली। दूसरे थे डैग हेमर्स्कजोल्ड। हेमर्स्कजोल्ड करके जो थे, इनको मरणोपरांत साथी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत नोबल शांति पुरस्कार मिला है। नोबल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है भैया। फिर आते थे आपके यू ठांट। ये अपने म्यांमार के थे, एशियाई व्यक्ति थे, म्यांमार या एशिया के। फिर आ जाता है आपका ये, इसमें कर्ट वाल्डहेम। कर्ट वाल्डहेम करके एक व्यक्ति हुए, कर्ट वाल्डहेम। फिर आ जाते हैं जेवियर पेरेज। जो जेवियर पेरेज करके थे, ये साथी जेवियर पेरेज, ये पेरू के रहने वाले थे। कर्ट वाल्डहेम ऑस्ट्रेलिया के। फिर आ जाते हैं बुतरस घाली। ये अफ्रीका महाद्वीप के पहले थे, ये इजिप्ट के रहने वाले थे। कोफी अन्नान, बान की मून और एंटोनियो गुटेरस। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के अभी तक कितने महासचिव हुए? 9। ये 9वें। ये जो ट्रिग्वे ली करके थे, ट्रिग्वे ली, ये नॉर्वे के रहने वाले थे, ये पहले महासचिव थे। 90 का उत्तर क्या जाता है? भी आपका बिल्कुल सही है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड 1946 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। इंटर लास्ट में तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। 5 क्वेश्चन और बचे उसके बाद में। कहोगे सर वॉशिंगटन डीसी, ये तो नासा का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी है, अमेरिका की राजधानी भी है। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर आ जाता है। याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस यूनिसेफ हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय, यह संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को ट्रेनिंग आदि देने के लिए, ट्रेनिंग आदि देने के लिए यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज 2002 में इसकी स्थापना हुई। यह इटली के ट्यूरिन शहर में है। कहां पर है? इटली के ट्यूरिन शहर में। जैसे यूनाइटेड नेशंस विश्वविद्यालय भी है एक, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी भी है। कहां पर? जापान के टोक्यो में। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी भी है कहां पर? टोक्यो जापान में। वैसे संयुक्त राष्ट्र सिस्टम स्टाफ कॉलेज ये इटली के ट्यूरिन शहर में है। पूछा सचिन तेंदुलकर जी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया? मार्च 2012 एशिया कप का मैच था। एशिया कप का मैच शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर,
शेरे बांग्ला, यह साथी क्रिकेट स्टेडियम की बात है जो कि बांग्लादेश के मीरपुर में स्थित था, बांग्लादेश में, बांग्लादेश के खिलाफ। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। तो सचिन तेंदुलकर ने अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर का 100वां शतक 2012 एशिया कप में शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। पूछे भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थित है? और यही आपसे पूछा है दलहन और चीनी शोध संस्थान कहां पर है? दलहन और चीनी शोध संस्थान। तो दलहन और चीनी शोध संस्थान ये साथी कानपुर में स्थित है, जबकि CDRI ये लखनऊ में स्थित है। हाल ही में ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? यहां पर लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें, विधानसभा की 90 सीटें। 1 नवंबर 2000 को इस राज्य का गठन हुआ। इस राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। नए विधानसभा भवन का अनावरण, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। किसकी बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़। हाल ही में 24 अक्टूबर 2025 को ITBP ने अपना अब तक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? कौन सा वह स्थापना दिवस? अब सभी जानते 24 अक्टूबर 1962 को इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की स्थापना हुई, जो भारत चीन सीमा की रक्षा करती है। 1962 से लेकर 24 अक्टूबर 1965 में, देखिए 62 और 3 ये हो गए 65, 65 में 35, 2025 तक, तो भाई 3 + 35 + 25 जोड़ लो, 35 और 25 कितने हो गए? 60, 60 और 3 63वां। कौन सा मनाया? कहोगे सर 63वां। ये कौन सा दिवस मनाया? कहोगे सर 63वां दिवस मनाया। 98वां द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये किताब किसने लिखी, जिसे बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, जो लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी ये 2006 में भारत की दूसरी व्यक्ति बनी थी जिनको इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किताब के लिए, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इस किताब के लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। क्या मिला था? बुकर प्राइज। इन्होंने फिर हुल्ला बुल्ला वो लोग कुछ करके किताब लिखी थी, और अब साथी इन्होंने नई किताब लिखी है लोनलीनेस मतलब अकेलापन ऑफ सोनिया एंड सनी। तो सोनिया और सनी का अकेलापन, सोनिया और सनी का अकेलापन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? 10 लाख प्लस आबादी में सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर अहमदाबाद बना, जबकि 3 से 10 लाख की आबादी में अहमदाबाद। तीसरा स्थान किसको मिला? लखनऊ को। तीसरा स्थान लखनऊ को मिला। 3 से 10 लाख की आबादी में, 3 लाख से 10 लाख की आबादी में पहला स्थान नोएडा को मिला। पहला स्थान किसको मिला? नोएडा को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा, यह तमिलनाडु का मदुरई शहर, जहां पर मीनाक्षी अम्मान मंदिर स्थित है वैगई नदी के किनारे। मीनाक्षी अम्मान मंदिर है वैगई नदी के किनारे। आज का लास्ट क्वेश्चन, किसे सातवीं विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने काट दिया था, तो उसकी जगह एक क्वेश्चन और दे देता हूं। एक क्वेश्चन काट दिया था, एक क्वेश्चन और दे देता हूं। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पीस डे, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस। तो अवार्ड से लेकर कला, संस्कृति, हिस्ट्री, पॉलिटी, इतिहास, भूगोल, संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पर्यावरण, स्टैटिक जीके, यूपी जीके, कंबाइंड ये 100 क्वेश्चन का। और कल से साथ ही 7 दिन 7 जीके, एक एक सब्जेक्ट एक दिन।
ये श्री श्री रविशंकर जी को मिला, आर्ट ऑफ लिविंग वाले। और विश्व शांति ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस का मनाया जाता है। कहोगे सर 21 सितंबर। अब सबके सब अपना स्कोर बताइए जितने लाइव है, और कुछ क्वेश्चन पूछने तो आप पूछ सकते हैं। 100 में से स्कोर बताइए सबके सब, 100 में से। इसलिए आप सबको बता रहा हूं कि अच्छा स्कोर लाओ, इस बार भी अच्छी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ कम नहीं जाएगी। फॉर्म की संख्या 60 लाख से कम नहीं रहेगी, 60 लाख फॉर्म भरे जाएंगे कम से कम। 60 लाख में तुम कहां सोच रहे हो खुद को? तो आप सभी लोग अभी से जी जान लगाओ, थ्योरी पर पूरी पकड़ बनाओ, इसलिए तुम पर आर्थिक बोझ ना आए, तुम पर कोई पैसे की, यही इसलिए मैंने यूपी 99 रुपए तो गुरु दक्षिणा भी नहीं है, गुरु दक्षिणा तो केवल गुरु दक्षिणा। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको जो नोट्स और क्लास 6-7 घंटे की लाइव क्लास होंगी, प्रॉपर थ्योरी बैच है, हर क्लास में पढ़ाकर थ्योरी, फिर क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसे पूछे जा सकते हैं। और इसमें जो आपको स्टडी मटेरियल आदि की टेंशन खत्म, इसमें प्रॉपर साथ ही आपको फ्लो चार्ट नोट्स इसमें कंप्लीट अपलोड कराएं, जो जो ले लेंगे वो देखेंगे। तो यहां पर साथ ही आपको फ्लो चार्ट नोट्स दिखेगा ऊपर, ये रहा फ्लो चार्ट नोट्स कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। आज से इसको अपना पढ़ना शुरू करो। और ये नहीं कल लूंगा परसों लूंगा, यहां पर लिंक लगा हुआ है, 99 रुपए ऑनलाइन पेमेंट, नीचे देखोगे अंतिम प्रयास बैच का लिंक, नाम ही इसका अंतिम प्रयास रखा है। मेहनत में कमी मत करो। जिसने भी ये वीडियो लाइक नहीं किया है सबसे पहले लाइक कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया एग्जाम पर को कर लेना। और ये क्लास रोज कितने बजे होती है? 9 बजे। तो तुम आज यही मुझे गुरु दक्षिणा देकर जाओ कि आप कम समय से आओगे, मिस नहीं करोगे। और इसे मिस मत करो। ये पढ़ना कब पढ़ना शुरू करोगे? ये किताब सेल्फ, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बच्चा एक प्रकार से सेल्फ स्टडी है, सेल्फ। तुम आज मेरे कहने से कल चलो प्राचीन भारत या भूगोल कुछ पढ़ना शुरू करो। इसमें मध्यकालीन, प्राचीन, आधुनिक, अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्यव्यवस्था, विश्व भूगोल, पर्यावरण, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, सारी किताबें मेरे कहने से आधा आधा 2-2 पेज पढ़ो और फिर मुझे कल रात में बताना। ऐसा मन करेगा किताब छूटेगी नहीं, ये नोट्स मन करेगा और ज्यादा पढ़ो। समझे मेरी बात? बाकी आप सभी के लिए साथी बहुत सारी शुभकामनाएं। कोशिश करके तुरंत के तुरंत अंतिम प्रयास से जुड़ जाइए। क्लास कैसी लगी सबके सब कमेंट बताना, सबके सब कमेंट करना। इस वीडियो के लाइव एंड होने के बाद में मैं सबको आशीर्वाद देता हूं। बच्चा लैपटॉप पर ओपन हो रहे हैं, हो जाते भैया, ओपन हो जाएंगे, नहीं तो 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, वो आपकी मदद कर देंगे। और कोई क्वेश्चन मूल विधि कल से शुरू कर दूंगा 9 बजे वाली, क्योंकि आज मैं वापस हम के यहां से आया था। तुम एक प्रकार से कह सकते हो कि मैं थोड़ा थका हुआ था। और पूछो किसी को कुछ पूछना हो। बेटा एक बुक वाले इनको वंदना, आप इस पे बात कर लीजिए 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप। शिवा 99 रुपए का है, क्या ही है बच्चा। सर लेखपाल के ग्रामीण परिवेश जल्दी शुरू होगी राहुल। और बताइए बच्चा। भगत आप 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, मैं दिखवा लूंगा बाबू। और बताइए। थैंक यू आप सभी का। सबके सब जुड़ जाना, इससे दूसरों का मत सोचो। तो पढ़ना तो शुरू करो, नोट्स पढ़ना तो शुरू करो, फिर आके बताना। थैंक यू बच्चे आप सभी के लिए। देखो मैं मेहनतियों में तुम्हें मेहनत ही करना सिखा सकता हूं, और मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे मेहनत से सब मिला, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो चलो मेहनत करो, सब लोग कमेंट करना, सबको आशीर्वाद दूंगा, बेस्ट विशेष। और सबके सब अंतिम प्रयास में से भी जुड़ जाइए। और 22 तारीख को याद रखना, किताब कब आ रही है? कहोगे सर 22 तारीख को। यूपी होमगार्ड की जो बुक है वो किस दिन आ रही है? वो साथ ही 22 तारीख को आ रही है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद आप सभी का। तो सबके सब जुड़ जाना। जय हिंद।